नमस्कार, डिजियाना न्यूज़ के खास प्रोग्राम उन्नति की पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा रघुवीर आपके साथ और मेरे साथ आज मौजूद है एडवांस एकेडमी की प्रिंसिपल श्रीमती उषा किरण तोमर जी। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू मैम। सबसे पहले मैम जो है 23 सालों से शिक्षा के क्षेत्र में सक्रिय है और एक शिक्षिका रही हैं, एक प्रिंसिपल रही हैं। प्रिंसिपल के तौर पर वो आज भी काम कर रही है और काफ़ी योगदान रहा है शिक्षा के क्षेत्र में मैम का। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जिस तरह से समाज में हर कोई अपना एक करियर ऑप्शन चुनता है, एक ऑक्यूपेशन होता है, कोई पुलिस, कोई मीडिया से होता है, कोई इंजीनियर, कोई डॉक्टर होता है, तो कहीं ना कहीं समाज में अपना योगदान देने के लिए होता है। लेकिन एक शिक्षक जो होता है वो इन सब की नींव रखने वाला होता है। तो बोला जाए तो सबसे बड़ा पद जो होता है एक शिक्षक का होता है। तो मैम आपको एक शिक्षक बनने की, एक शिक्षिका बनने की प्रेरणा कहाँ से मिली? जी, बचपन से ही एक अंदर से फ्रॉम द ग्रोथ ऑफ चाइल्डहुड टुवर्ड्स द ग्रोथ एज अ यंगस्टर, समाज के लिए, समाज के उत्थान के लिए, स्पेशली उस वर्क के लिए जिसको कि अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पाती है, उनको आगे लाने के लिए हमेशा एक अंदर की भावना आती थी। उस भावना को पूरा करने के लिए मुझे लगा कि ये एक पर्टिकुलर क्षेत्र है जहां हम अपना पूरा योगदान दे करके उस वर्क को जो पिछड़ा हुआ भी है और आगे नहीं आ पा रहा, हम आगे ला सकते हैं। जी मैम, आप एडवांस एकेडमी में प्रिंसिपल हैं अभी वर्तमान समय में। कैसे हम इसे देख सकते हैं कि एडवांस एकेडमी, जिस तरह से नाम है स्कूल का एडवांस, तो एडवांस क्या एडवांस है स्कूल में बाकी अगर हम देखें दूसरे स्कूलों की तुलना में, तो क्या एडवांस हम देख सकते हैं एडवांस एकेडमी में? अगर मैं स्कूल की बात करूं तो सालों से इस स्थापित स्कूल में पूरा जो मेरा मैनेजमेंट है, स्पेशली इसका जो फाउंडर सर हैं डॉक्टर अनिल राय सर, उनका एक पूरा मोटिव था कि मेरे इस इंदौर शहर में इस स्कूल के माध्यम से मैं समाज की सेवा करना चाहता हूं। तो जो भी टेक्नोलॉजी एक स्टूडेंट की ग्रोथ के लिए, उसके पूर्ण विकास के लिए जो भी चीज़ जरूरी होती है, हमेशा प्रोएक्टिवली फ्रॉम द होल स्ट्रक्चर ऑफ द स्कूल टुवर्ड्स द टीचिंग मेथडोलॉजी, हमेशा हर चीज एडवांस में लाने की कोशिश करते हैं, जिससे बच्चों को एक पूरा प्लेटफॉर्म मिले और उनकी एक प्रॉपर ग्रोथ रहे और वो करियर ऑप्शंस चुन पाए। जी मैम, स्कूल और पेरेंट्स के बीच एक रिलेशन होता है जो कि बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि वो अगर बिल्डअप नहीं होगा तो कहीं ना कहीं उसका असर जो है बच्चों पर पड़ता ही है, और हमने देखा भी है कई केसेस में कि पढ़ा भी है। तो ये आप कैसे मैनेज करते हैं पेरेंट्स और स्कूल के बीच का वो रिलेशन? जी, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। हर जगह बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट तभी पॉसिबल है जब पेरेंट्स एक अपना पूरा योगदान, एक अपना पूरा सहयोग शिक्षकों को प्रदान करें। जैसा कि मैंने आपको बताया, मेरे स्कूल का एम्बेलम एक ट्रायंगल है जिसके अंदर 3 कॉर्नर्स हैं। पहले कॉर्नर पे टॉप पे मैंने पेरेंट को रखा हुआ है, उसके बाद में एक तरफ स्टूडेंट और दूसरी तरफ उसके मेंटोर्स हैं। ये तीनों मिलके ही बच्चे के सर्वांगीण विकास में अपनी सहायता करते हैं। जी, बिना पेरेंट्स के एसोसिएशन के बच्चे का डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल। मैम, जिस तरह से कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि काफ़ी इंट्रोवर्ट होते हैं, जी, काफ़ी अंतर्मुखी होते हैं और अपनी चीज़ों को, उनकी प्रतिभा जो उनके अंदर होती है लेकिन वो बाहर नहीं निकाल पाते हैं, तो किस तरह से आपका स्कूल इस पर काम करता है? आप क्योंकि एक अनुभवी शिक्षिका रही हैं, तो किस तरह से आप बच्चों की प्रतिभा को निकालने के लिए काम करती हैं? ऐसा हर बार, हर साल कुछ न कुछ ऐसा आता है जिसमें पता लगता है क्लास में जब बच्चे को स्टडी करते हैं उसकी वीकनेस और स्ट्रेंथ के बेस पर, जो अंतर्मुखी बच्चे होते हैं, इंट्रोवर्ट, जो मन के अंदर की भावना नहीं बोल पाते, हमेशा शिक्षकों की एक वर्कशॉप लेकर के उसमें इस तरह के बच्चों के ट्रीटमेंट के लिए पहले कनेक्टिविटी बच्चे और शिक्षक के बीच में बहुत ज़रूरी होती है। ये कनेक्टिविटी डेवलप करके ही हम ज्ञान का प्रसार पे जाएं तो वो लेसन बच्चा पूरी तरीके से ग्रेस्प कर पाता है। इसी दिशा में काम करने के लिए उस बच्चे को पहले अलग से बुला करके एक आत्मविश्वास उसके अंदर पैदा करके, जिससे वो अपने मन की भावना, अपनी जो भी तकलीफ है वो शेयर कर पाए और उस ज्ञान को जो वो नहीं ले पा रहा है या क्या वजह है जिस वजह से वो अपनी बात या अपने डाउट्स क्लियर नहीं कर पा रहा है, शेयर कर पाए। मैम, एक मिलता जुलता ही सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, कुछ नहीं, बच्चे अक्सर ऐसे होते हैं क्योंकि बहुत मासूम होते हैं बच्चे, तो हर चीज़ को मन पे लगा लेना, ये बच्चों की आदत नहीं बोलेंगे, ये उनका एक बालपन जिसे हम कह सकते हैं वो होता ही है।
क्योंकि कई सारे मसले होते ही होंगे, बच्चे छोटी छोटी चीज़ों को मन पर लगा लेते हैं, तो उनका अटेंशन कई बार क्लासेस में नहीं होता है। तो एक टीचर होने के नाते आप कैसे इस चीज़ को समझ पाती हैं कि कहीं ना कुछ प्रॉब्लम है? क्योंकि पहले हम देखते थे कि टीचर्स काफ़ी रूड हुआ करते थे अभी की तुलना में। ये शायद ज़रूरी भी था उस वक्त के हिसाब से, लेकिन अभी जो है काफ़ी पोलाइट वे में चीज़ें चल रही है, बावजूद इसके भी कई सारे केसेस भी हम देखते हैं। तो इसे आप कैसे मैनेज करती हैं? काफ़ी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स ये 2 साल जो पैंडेमिक के निकले इसके बाद में आई। फिर भी एक बच्चों को जो ओवरऑल उनके विकास के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है वो होता है उनको शिक्षा के साथ में उनके पूरे विकास के लिए जो सबसे ज़रूरी है दैट इज़ आउटर एटमॉस्फेयर एंड द इनर एटमॉस्फेयर कनेक्टिविटी। जी, मतलब बाहरी वातावरण और अंदर का जो वातावरण है उनसे आपस में कनेक्टिविटी बिठाना, वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाए, उनको इतना आत्मविश्वास देना। जब बच्चे में ये आत्मविश्वास आने लगता है तो वो अपने आप एक रिस्पेक्ट टीचर को करने लगता है। जी। उषा जी, अभी के माहौल को अभी हम देखें तो कई बार टेक्नोलॉजी जो हो गई है, पढ़ाने के तरीके काफ़ी बदल गए हैं। अगर हम 80s 90s की बात करें तो वो एक दौर बहुत अलग था जब ब्लैक बोर्ड होता था, लेकिन अब स्मार्ट क्लासेस हो गई है और विदेशों में AI टेक्नोलॉजी भी काफ़ी हाइक पर है। तो क्या अभी भी हम कहीं ना कहीं पीछे हैं विदेशों की तुलना में, अगर हम देखें या उसे कंपेयर करें कि जो पहले की शिक्षा प्रणाली थी वो आज भी बरकरार हो सकती थी इस माहौल के चलते? क्या लगता है आपको? पहले की शिक्षा प्रणाली और अभी पैंडेमिक की वजह से भी बाद में जो एक बूम आया डिजिटल टेक्नोलॉजी इन द एजुकेशन सिस्टम, बोथ आर मस्ट। जी, अकॉर्डिंग टू मी द मिक्सचर ऑफ बोथ इज रिक्वायर्ड इन द एजुकेशन फील्ड, बिकॉज केवल हम एक ट्रेडिशनल तरीके से जो पुराने तरीके थे उन्हें झुटला भी नहीं सकते हैं, पूरी तरीके से छोड़ नहीं सकते हैं, बट उनके साथ में हमें मर्जिंग या ब्लेंडिंग करना पड़ेगा न्यू टेक्नोलॉजी का, एंड बोथ द मिक्सचर विल गिव यू एक्सीलेंट रिजल्ट्स। जी मैम, आपके नज़रिए से, आपकी नज़र में एक शिक्षिका, एक शिक्षक को कैसा होना चाहिए क्योंकि बच्चे उनके साथ कंफर्टेबल हो सके? जैसे कि मैंने पहले सवाल में भी ये बात रखी थी कि नींव आपसे ही निकलती है, शिक्षकों से ही निकलती है, चाहे वो कोई भी किसी भी चीज़ को करने वाला इंसान हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, कुछ भी समाज को देना ही काम है किसी भी तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करके। तो शिक्षक जो है नींव तो रखता ही है इन सब चीज़ों की। तो कैसे एक शिक्षक को होना चाहिए जिससे कि समाज और बेहतर बन सके? जब भी हम एक क्लासरूम में जाते हैं, शिक्षक को ये समझना चाहिए कि ये 35-40 बच्चे हैं, इनका पूरा दिमाग, इनका पूरा समय, इनकी ग्रोथ, ये सब आज जो मैं लेक्चर देने वाला हूँ, मैं जो इनको ज्ञान दूंगा उससे इनका सर्वांगीण विकास होना है। इसलिए उसको हमेशा एक प्री प्रिपरेशन अपने लेक्चर की करके, जिसमें जो उसके वर्ड्स हैं, अगर आपको अपना पुराना समय याद होगा तो हमें लेक्चर से ज़्यादा जो मोरल वैल्यूज़ हमारे शिक्षक का जो हमारे साथ व्यवहार रहा वो ज़्यादा याद रहता है, बजाय कि उस लेसन के जो उसने उस सिलेबस से रिलेटेड दिया। तो हमेशा अपने लेक्चर में मोरल वैल्यूज़ के साथ साथ एक प्री प्लानिंग होना चाहिए पूरे 40 मिनट्स की, ताकि आप बच्चे के साथ पूरा जस्टिस कर पाएँ। जी मैम, आपसे कई लोग जो है इन्फ्लुएंस होते होंगे, आपकी तरह बनना चाहते होंगे, कई शिक्षिकाएं ऐसी होती होंगी जो बालिकाएं हैं जो अभी आपके स्कूल में हैं, आपसे काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस होती होंगी, तो आप उन्हें क्या कहना चाहेंगी? या अभी जो आपका प्रोग्राम देखेंगे, जो हमारे ज़रिए, आपके ज़रिए ये प्रोग्राम देखेंगे, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? वॉट एवर दे विल डू इन देयर फील्ड, किसी भी क्षेत्र में वो जो भी करना चाहते हैं उसमें अपना 100% एन्जॉयमेंट के साथ करें। हमेशा लर्निंग एंजॉयफुल होना चाहिए। हमारी मंजिल क्या है, हमें कहाँ पहुँचना है, वो ध्यान में न रख करके केवल जो हमारा पाथ जो हमारे हाथ में है उसमें बहुत ईमानदारी के साथ आगे बढ़ते जाएं। जो भी काम करें, फिर वो चाहे शिक्षक हो या विद्यार्थी, पूरा रस लेके और ईमानदारी से करना चाहिए। तो फिर वो काम न रह करके आप उसको ऐसा लगेगा कि ये एक वो चीज़ है, एक वो पथ है जिस पे चलना ही मेरा धर्म है, इसको ही आगे बढ़ाना है, कहीं पहुंचने के लिए मैं नहीं कर रहा हूँ। फिर वो चाहे शिक्षक हो तो एक पद को ध्यान में रख करके अपना काम न करे, चाहे फिर वो एक विद्यार्थी हो एक गोल को ध्यान में रखकर अपना काम न करे, केवल ये सोचे कि ईमानदारी के साथ मुझे 100% जो भी मेरा एक टारगेट मिला है वो पूरा करना है। जी, तो ये बहुत ईजी हो जाएगी उनकी जर्नी से। जी मैम, बहुत ही अच्छी, बहुत ही खूबसूरत बात आपने कही है यहाँ पर कि हर चीज़ का रस लेकर आगे बढ़े, मंजिल को ना देखे, रास्ते का मजा ले ताकि मंजिल खूबसूरत हो। मैम,
अभी जो आधुनिक शिक्षा प्रणाली है, अभी बहुत सारी चेंजेस जो है आए हैं, हम देख रहे हैं कोविड के बाद भी, कोविड से पहले भी लगातार बदलाव हम देख रहे हैं शिक्षा को लेकर। फिर भी आपको क्या लगता है, आपके हिसाब से क्या कोई और बदलाव की ज़रूरत है आधुनिक शिक्षा प्रणाली में, या कुछ और चेंजेस लाने की ज़रूरत है यहाँ पर? बिल्कुल है। जैसा कि अभी प्रेजेंट में ही जो गवर्नमेंट न्यू पॉलिसी लाई है, दैट इज़ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, द फ्यू फीचर्स, जो उसके कुछ प्रमुख फीचर्स हैं जो जोर दे रहे हैं कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए कि बच्चा जब 15 से 16 साल अपने स्कूलिंग के पूरा करे तो एटलीस्ट उसके पास में स्किल्स हों। तो स्किल बेस्ड एजुकेशन होना चाहिए जिसमें उसके पास अपना एक हुनर आ जाए और उसे एम्प्लॉयमेंट मिले। ऐसा ना हो कि 15-16 साल बाद स्कूलिंग करके एक इंजीनियर या डॉक्टर बनने के बाद भी प्रैक्टिकल नॉलेज उसके पास न रहे। जी मैम, आपने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में यहाँ बताया है, तो मतलब इसका विस्तार से अगर हम जानना चाहें कि ये क्या है और क्या इसकी अच्छी चीज़ें हो सकती है स्कूलों के लिए, बच्चों के लिए, तो क्या है ये पॉलिसी? अगर विस्तार से बताऊंगी तो बहुत समय लग जाएगा। केवल एक यहाँ पर अगर इसकी जिस्ट दूं तो इस पॉलिसी का सार है स्किल बेस्ड एजुकेशन सिस्टम। ओके, मीन्स एजुकेशन को नर्सरी से लेकर के ही बच्चे में स्किल बेस्ड कोर्सेज जो उनको आगे उनमें कोई एक हुनर डेवलप करें जी, जिससे कि आगे बढ़ करके उनको अपने करियर के चुनाव में सहायता मिले। उस पे बेस्ट पॉलिसी के मेन फीचर्स हैं, जिसके ट्रेनिंग प्रोग्राम्स स्कूल लेवल पे ऑलरेडी स्टार्ट हो गए हैं। जी, कुछ स्कूल्स ने इम्प्लीमेंटेशन भी स्टार्ट कर दिया है। ओके, तो अगर अभी हम हमारे शहर की बात करें तो क्या प्रादेशिक तौर पर भी ये चीज़ें इम्प्लीमेंट होने लगी हैं? बिल्कुल होने लगी हैं। जैसे मैं अपने ही स्कूल का उदाहरण दूं तो हम लोग एक NEP पॉलिसी के अकॉर्डिंग हर वीक एक इस तरह का कोर्स जिसमें बच्चे को लाइक इलेक्ट्रिक सर्किट है, जिसमें अगर घर में फ्यूज वर्क नहीं कर रहा है तो एक 9th-10th के बच्चे को जब फ्यूज नहीं हो गया या घर में कोई इलेक्ट्रिक दिक्कत आती है तो हाउ टू जॉइन द सर्किट्स, ये पूरा एक इलेक्ट्रिक सर्किट एक इलेक्ट्रिशियन को बुला करके उसको अलग से इसका मीनिंग बताया। यहाँ जो बटन्स बच्चे यूज करते हैं विल टेल देम द पावर, कि इस पावर सप्लाई के साथ साथ उनको एक प्रैक्टिकल नॉलेज किस तरह से आए। सिमिलरली जो छोटी क्लास के बच्चे होते हैं उनको डिफरेंट इंडस्ट्री विजिट करा के वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग से लेकर रिलेटेड जो भी उनकी क्वेरीज रहती हैं, जो भी उनके प्रश्न रहते हैं, उनको शांत करने का प्रयास किया। जो मेरी हायर क्लासेस के बच्चे हैं जो कि 11th और 12th में पढ़ते हैं, उनको डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के माध्यम से जो उनके एरिया ऑफ इंटरेस्ट है उसके अकॉर्डिंग वर्क करने के लिए उन्हें डिफरेंट इंडस्ट्रीज में विजिट करवाया, डिफरेंट कॉलेजेस में जा करके वहाँ जो प्रैक्टिकली व्हाट दे विल गेट इनटू नेक्स्ट ये हम करवा रहे हैं। साथ में जैसे बच्चों का एक एम है कि मुझे IIT जाना है, तो IIT में मेन जब फीचर्स में जाएंगे बाहर तो उनके लिए क्या क्या चैलेंजेस रहेंगे उससे रूबरू उनको अभी यहाँ पर स्कूल्स में ही बताया गया। बहुत अच्छे। तो मैम ने एक बहुत ही अच्छी बात बताई कि प्रैक्टिकल नॉलेज जो है आजकल स्कूलों में दिया जा रहा है, जो कि बहुत ज़रूरी तो था ही और बहुत ही बच्चों की ग्रोथ के लिए, उनके आगे के करियर के लिए बहुत ही अच्छी बात होने वाली है। और प्रैक्टिकल नॉलेज जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहा है हमेशा से ही। तो मैम पहले ये भी कुछ सुनने में आया था कि स्कूलों को बैग फ्री करना है जी, तो आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? क्योंकि किताबों का बोझ बोलना यहाँ गलत होगा, क्योंकि किताबें तो ज्ञान का भंडार होती ही हैं, और क्योंकि जिस तरह से चीज़ें बढ़ रही है, किताबों का जो है सिलेबस भी काफ़ी बढ़ता जा रहा है, क्योंकि अभी जो है अभी के अगर दौर में हम बात करें तो काफ़ी सारी चीज़ें जो है बच्चे सीख रहे हैं, एक समय में वो काफ़ी सारा काम एक साथ कर रहे हैं, जो कि मुझे लगता है पहले नहीं हुआ करता था। तो इससे आप क्या सोचते हैं, जिस तरह से बैग फ्री, क्या ये होना चाहिए? क्योंकि किताबें बहुत सारी होती है, तो बच्चे अगर स्कूल में किताबें रखेंगे या घर पर रखेंगे तो ये कैसे मैनेज होगी ये चीज़? बस्ते का बोझ हमेशा से ही एक चर्चा का विषय रहा है, जिस पे पेरेंट्स के भी 2 ओपिनियन सुनने में आते हैं कि बैग लाना चाहिए, नहीं लाना चाहिए, बुक प्रोवाइड करना है, नहीं प्रोवाइड करना है। कुछ स्कूल से जहाँ पर अगर फॉलो नहीं किए हैं रूल्स एंड रेगुलेशन, तो इस बार एक गवर्नमेंट का सर्कुलर भी आया जहाँ उन्होंने कक्षा मेंशन करके उसके आगे बस्ते का वजन कितना होना चाहिए ये मेंशन किया। उसके बाद में इनकी जांच शुरू हुई हर स्कूल में जा कर के कि बच्चे के बस्ते का वजन लेकर के जो उन्होंने पैरामीटर्स दिए हैं उसके अकॉर्डिंग वजन है या नहीं, ये चेक किया। मेरा मानना है नर्सरी टू 8th हम स्कूल्स अपना टाइम टेबल रन करते हैं, उस टाइम टेबल में ही एक बच्चे की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग टाइम टेबल बना करके जब पेरेंट्स को दे दिया जाता है
तो बस्ते का वजन कभी जी। भी ज़्यादा नहीं होता है जी। या उनके ऊपर बोझ नहीं आता है। जी, तो मैम ने बहुत ही अच्छी बात बोली कि बैग बस्ते का वज़न कभी नहीं होता है, किताबों का बोझ तो कभी नहीं होता है। मैम ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है कि हर चीज़ का ख़्याल यहाँ रखा जा रहा है। जी। ये बच्चों के साथ जो अभी चीज़ें हो रही है, ये आगे चलकर एक बहुत ही अच्छा समाज यहाँ पर हम देखेंगे आगे चलकर कि बहुत ही अच्छी चीज़ें हमारे सामने होगी आने वाले समय में। जी। लेकिन मैम जिस तरह से चीज़ें आजकल इस तरह से हो गई है कि काफ़ी सेंसिटिव होते जा रहे हैं लोग, ख़ास करके बच्चों जी। की अगर हम बात करें, तो बच्चे काफ़ी सेंसिटिव हो गए। थोड़ी-सी डाँट-डपट पर बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं, बड़े जी। कदम भी उठा लेते हैं, कई बार ऐसा भी जी। हमने देखा है। तो उस पर उस चीज़ को लेकर बच्चों को कैसे समझा जाए? एक शिक्षक होने के नाते, एक शिक्षिका होने के नाते, आपने क्योंकि ऐसे केसेस बहुत ज़्यादा देखे होंगे, तो जी। आपने कैसे इन चीज़ों से डील किया है अभी तक? आपने बिल्कुल सही कहा। पहले जब हम लोग एक बच्चों वाली एज में थे, जहाँ स्कूलिंग में थे, कभी भी डिप्रेशन, प्रेशर, इनसे शब्द कभी सुने भी नहीं। जी। आपस में एक दूसरे के साथ कन्वर्सेशन में भी नहीं आए। पर आज 3rd और 4th का भी बच्चा इन शब्दों को यूज़ करता है कि इतना होमवर्क करना है, अभी तो मेरे दिमाग पे ये प्रेशर है। मेरा हमेशा से कहना रहा है, एक क्लास में जब हम कोई भी एक टास्क किसी को देते हैं, तो एक कंपटीशन हमेशा हेल्दी रखे बच्चे, चाहे फिर पेरेंट्स हो या बच्चे, कभी भी नंबर की दौड़ में शामिल नहीं होना है। नंबर आर जस्ट द पॉलिसी ऑफ असेसमेंट। ये एक आपका जो रिजल्ट बनाना है, उसके लिए नंबर एक क्राइटेरिया है। नंबर आपकी ओवरऑल सफलता को या आपको प्रेजेंट नहीं करता है। हो सकता है आप एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में अच्छे नहीं थे, तो वहाँ आपके नंबर नहीं आए हैं। जी। तो यहाँ सेंसिटिविटी में हमेशा एक काउंसलिंग करके बच्चे को ये बताना है कि अगर वो इस चीज़ में अच्छा नहीं है, तो जो भी उसमें दूसरी स्किल्स अच्छी हैं, हम उन्हें डेवलप कर सकते हैं। बिकॉज ओवरऑल डेवलपमेंट इज डिपेंड अपॉन द मेन कैरेक्टरिस्टिक, नॉट ओनली ऑन द नंबर्स। जी, जी। तो मैम ने यहाँ बहुत ही अच्छी एक बात बोली है कि नंबर से कभी भी घबराना नहीं है, हारना नहीं है। क्योंकि जो है लाइफ ज़िंदगी जो है बहुत बड़ी होती है। सिर्फ़ स्कूल एक पीरियड होता है। स्कूल हमें जो हम हैं, हमारे व्यक्तिगत पर्सनैलिटी को जो है निखारता है। अच्छे शिक्षक हमारा उसमें साथ देते हैं। तो कहीं न कहीं नंबर से या दूसरी चीज़ों से रिज़ल्ट को जज करना भी यहाँ गलत ही होगा। ये बात मैम ने बहुत ही अच्छी कही है बच्चों के लिए। इसके अलावा मैम मैं ये जानना चाहूँगी कि जिस तरह से एक शिक्षिका होने के नाते मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि कई बच्चे ऐसे होते हैं कि उन्हें बहुत देर तक चीज़ें समझ नहीं आती हैं, लेकिन वो काफ़ी स्मार्ट होते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं शाय होते हैं। वो उसी कैटेगरी के होते हैं। उन्हें किस तरह से खोला जा सकता है और बच्चों के साथ रहकर? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने। जब भी कभी हम क्लास शुरुआत करते हैं, तो उन 35 बच्चों में से अगर 5 बच्चे भी इस कैटेगरी में आ जाएं, जहां उनकी वीकनेस एज अ स्लो लर्नर या स्लो राइटर और एनीथिंग एल्स जब अपने पकड़ में आ जाती है, तब हमारी वर्किंग स्टाइल उन 5 बच्चों के लिए हमेशा अलग होनी चाहिए। फिर चाहे वो वर्कशीट का फॉर्मेशन हो या उनको होमवर्क देने वाला हो, और कुछ ऐसा किया जाए कि उनमें आत्मविश्वास आकर के धीरे धीरे होमवर्क के फॉर्म में एक रोज की डेली रूटीन की प्रैक्टिस से वो भी एक नॉर्मल चिल्ड्रन की तरह बाद में आ जाएं सेकेंड कैटेगरी में। मैम अभी जो है गेम्स की अगर हम बात करें, पहले जो है आउटडोर एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा होती थी। वो होती ही थी, चाहे स्कूल में हो या घरों में हो या आप अपनी कॉलोनी में खेलते थे, लेकिन अभी ये चीज़ें पूरी तरह से बंद हो गई है। अभी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, मोबाइल है, टीवी है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिन तक हम पहुंच भी नहीं पाए हैं। आजकल के बच्चे जो है वहाँ तक पहुँच गए हैं। तो इसका क्या नुकसान है आज की पीढ़ी के लिए? जी, जैसा कि एक अपनी पुरानी कहावत है अपने यहाँ हिंदुस्तान में, अति हर चीज़ की बुरी होती है, फिर चाहे वो शहद भी हो। टेक्नोलॉजी एक बूम भी है जी, और उस टेक्नोलॉजी बूम को अगर हमने करेक्ट डायरेक्शन में यूज़ नहीं किया, उसका एक ओवर यूज़ हुआ तो वो एक मिसयूज़ की तरह बढ़ जाता है। जैसे मैं अभी बात करूं तो बहुत सारे बच्चे 9 से लेकर के 12th की ग्रेड में ओबेसिटी की वजह से, बॉडी शेमिंग की वजह से फ्रस्ट्रेशन फील कर रहे हैं, बिकॉज उन्होंने अपनी दिनचर्या का पार्ट बना लिया है ओनली एंड ओनली द गेमिंग पोर्शन। जब भी कोई लेजर टाइम होता है तो दे विल स्पेंड टाइम ओनली ऑन द मोबाइल। वहाँ फिजिकल एक्टिविटी या फिजिकल फिटनेस दे जस्ट फॉरगॉट इट।
इसी चीज़ को फिर से शामिल करने के लिए, उनको फिज़िकल फिटनेस का इम्पोर्टेंस बताने के लिए, एक्सरसाइज का इम्पोर्टेंस बताने के लिए एक रेगुलर फिज़िकल एजुकेशन पीरियड, एक पीएचई पीरियड करिकुलम में मस्ट करके उन बच्चों को खेल की तरफ झुकाव करना बहुत आवश्यक हो गया है। स्कूल काफ़ी अच्छे तरीके से इस दिशा में काम कर रहा है। जी। गेमिंग के उसमें कि बच्चों को जो है गेमिंग वाले फील्ड में डाला जाए, क्योंकि गेम्स खेलते हुए बच्चे कहीं कुछ कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि लास्ट ईयर काफ़ी अच्छा प्रदर्शन रहा है हमारा गेमिंग को लेकर भी, तो कहीं ना कहीं एक अच्छा प्रयास है। लेकिन अगर छोटे बच्चों को देखा जाए जो कि मोबाइल से काफ़ी ज़्यादा आकर्षित होते हैं, उनका आकर्षण इतना होता है कि वो जानकारियाँ भी जुटाते हैं गूगल के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से। कई बार क्योंकि इन चीज़ों पे, इन प्लेटफॉर्म पर सही जानकारियाँ होने का कोई दावा नहीं होता, कोई पुख्ता हम नहीं बोल सकते। किताबों से बेहतर कुछ चीज़ नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी बच्चे जो है इन चीज़ों में पढ़कर जो है जानकारियाँ जुटा रहे हैं। कुछ एक सही भी होती है, तो इसका कहीं ना कहीं फ़ायदा भी हो रहा है बच्चों को देखा जाए तो इसे आप किस तरह से देखती हैं? मैं आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूँ। एक जो हम मोबाइल या टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहे हैं शिक्षा के लिए, बहुत सारे ऑनलाइन मटेरियल्स, वीडियोस, असेसमेंट शीट्स, लॉट ऑफ हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चंस, सभी कुछ इंक्लूड हो रहा है उन ऐप्स में, जिनको लेकर के बच्चा उनका अगर सही दिशा में उपयोग करे तो बहुत कुछ गेन कर भी रहा है जी। पर उसी के साथ में वहाँ करेक्ट मीन्स डूज एंड डोंट्स दोनों तरीके से अगर हमने उसको फॉलो नहीं किया तो बिलीव मी, मेरे पास पेरेंट्स आते हैं ये निवेदन लेकर के कि मैम आप इसको मोबाइल के लिए मना करिए क्योंकि हम इससे मोबाइल लेने में असमर्थ हैं जी। आप अपनी तरफ से कुछ ऐसा फोर्सफुली ऑर्डर निकालिए या यहीं पर उसका मोबाइल प्रोफेस्टिकेटेड करके अपने ड्रॉर में रखिए, मत इशू करिए मैम जब तक इसकी एग्ज़ाम नहीं हो जाती जी। तो जैसा मैंने पहले भी कहा, अति हर चीज़ की बुरी है। अगर हम उसका ओवर यूज़ करेंगे और रॉन्ग डायरेक्शन में करेंगे तो डेफिनेटली फ़ायदे की बजाय नुकसान ज़्यादा रहेगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मैम हमसे ये सारी जानकारी, सारी बातें साझा करने के लिए। तो हमारे साथ मौजूद थी एडवांस एकेडमी की प्रिंसिपल उषा किरण तोमर जी, जिन्होंने बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें हमें बताई। एक शिक्षिका है ये, इन्हें काफ़ी अनुभव है, 23 वर्षों से ये शिक्षा के क्षेत्र में सक्रिय रही है और अपना योगदान समाज को दिया है इन्होंने। काफ़ी सारे बच्चे जो हैं मैम से इन्फ्लुएंस है, उनकी तरह बनना चाहते हैं और काफ़ी सारी अच्छी अच्छी चीज़ें जो है मैम के ज़रिए हमें आज जानने को मिली है। फ़िलहाल डिजियाना न्यूज़ के इस खास प्रोग्राम में इतना ही। हमसे जुड़े रहने के लिए देखते रहिए डिजियाना न्यूज़। नमस्कार।